कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। हम देख पाते हैं कि इस टाइम रात का सीन दिखाया जा रहा था। वो सभी वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और म्यूजिक, ड्रिंक्स और फन के साथ पूरी नाइट पार्टी करते रहते हैं। सभी लोग एंजॉय करते करते इतना मगन हो जाते हैं कि उन्हें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितनी रात हो चुकी है। तभी उन्हें वहां पर सैंड में एक बड़ी सी चीज मिलती है जिसका वो सभी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिना ये जाने कि आखिर वो चीज है क्या, मजाक मजाक में वे सभी उस चीज को तोड़ने लग जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर क्या हो सकता है और इसी वजह से वे उसे डैमेज करके वहीं छोड़ देते हैं। इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद सभी दोस्त बहुत थक जाते हैं, इसलिए वे अपनी अपनी कार्स में जाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो धीरे धीरे सभी की आंखें खुलना शुरू होती हैं। उन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्शा था। जैसे ही मार्शा की आंख खुलती है, उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है और उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसे इस हालत में देखकर बाकी दोस्तों को लगता है कि शायद ये सब कल रात ज़्यादा पार्टी करने की वजह से हो रहा है, लेकिन मार्शा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। तभी वहां मौजूद एक लड़की को सैंड के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अचानक से सैंड उस क्रो को अपने अंदर खींचने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई बड़ा क्विक सैंड हो। ये देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और तुरंत मार्शा को चिल्लाकर कहती है कि सैंड पर पैर मत रखना, वहां खतरा है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा उसकी बात समझ पाती, वो सैंड पर पैर रख चुकी होती है और धीरे धीरे उसका पैर भी सैंड के अंदर जाने लगता है। मार्शा अपने पैर को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में फेल हो जाती है। फिर वो अपने हाथ का यूज करके खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ भी उसी सैंड में फंस जाता है। अब वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके दोस्त भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कैसे बचाया जाए, क्योंकि अगर वे सैंड के पास जाते तो शायद वे भी फंस सकते थे। तभी कार में बैठा हुआ उसका एक दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। बाकी सभी उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता और जैसे ही वो सैंड की तरफ बढ़ता है, वो अचानक फिसलकर नीचे गिर जाता है। क्योंकि वो मुंह के बल गिरा था, इसलिए उसका फेस सैंड से चिपक जाता है और वो खुद को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सैंड उसकी स्किन तक को पकड़ लेती है। उसकी बॉडी बुरी तरह घायल हो जाती है। ये देखकर बाकी दोस्त कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाल सकें, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती। तभी टावर पर बैठा हुआ उनका एक और दोस्त उसकी तरफ एक रोप फेंकता है, लेकिन वो लड़का इतनी बुरी हालत में था कि वो उस रोप को पकड़ भी नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है और देखते ही देखते वो पूरी तरह गायब हो जाता है। अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर बाकी सभी लोग बहुत शौक और डर में आ जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब यहाँ पर बचे हुए सभी लोग काफी डर जाते हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सभी मारे जाने वाले हैं। अब जो लड़का कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, उसका नाम जोना था। वो अपनी कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हो रहा था। तभी वहां पे एक हेल्दी सा आदमी दिखाई देता है। वो एक ड्रम में बैठा हुआ था और सैंड के ऊपर से मूव करने लगता है। सभी लोग उसे देखकर कहने लगते हैं कि प्लीज तुम हिलना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम नीचे गिर भी गए तो सैंड तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। उसकी बात सुनकर ड्रम वाला आदमी कहने लगता है कि तुम सभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब क्योंकि यहाँ पर जो भी घटना हुआ था उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था, क्योंकि वो सो रहा था। उसे जब दर्द होने लगता है तो वो मूव करने लग जाता है। तब वो लड़का कहने लगता है कि अगले 2 घंटे में हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई आ रहा है, क्योंकि हमने कॉल लगा दी है। उसकी बात सुनकर वो मोटा सा आदमी मान जाता है, जबकि ऐसा तो कोई बात नहीं थी। कोई भी हेल्प करने नहीं आने वाला था। सब लोग यहाँ पर स्टक हो चुके थे। वहीं पर मार्शा की दोस्त कहने लगती है, हम सभी ने कल इसी बीच पर तो पार्टी की हुई थी, तो उस समय ये सैंड तो हमें कुछ नहीं कर रही थी और यहाँ पर बाकी के लोग थे, वो सभी कहाँ चले गए। ये सुनकर सभी लोग गैस कर लेते हैं कि वे सभी लोग उसी रेत के अंदर चले गए हैं और ये सभी अब तक अंदर नहीं गए, क्योंकि ये लोग अपने अपने कार्स में थे या फिर किसी ऊंची जगह पर। इतनी देर में वो हेल्दी आदमी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा धूप लग रही है। इसलिए उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है कि तुम इसे लगा लो, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा। सनस्क्रीन लगाने पर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। तभी उन सभी की नजर उस चीज पर जाती है जो कल रात को उन्हें मिली हुई थी, जिसे इन्होंने काफी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। अब क्योंकि रात थी, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि वो बड़ी सी चीज एक एग था, जिसे इन्होंने तोड़कर डैमेज करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब क्योंकि वो एग टूटकर 2 टुकड़े हो चुका था, यानी जो उसमें कोई भी चीज थी यकीनन अब वो बाहर आ चुकी है और हो सकता है कि जो उस एग से बाहर निकला है शायद वही इस सैंड में रहती हो और वही इन सभी को अंदर लेकर जा रही है।
हम देखते हैं कि मार्शा की दोस्त सैंड के ऊपर कोई चीज फेंकती है तो सैंड उसे भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो जो कोई भी क्रिएचर है वो सैंड के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर ये सब देखते हुए जोना कहता है कि हम इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें खुद ही कुछ स्टेप लेना होगा। वो एक स्केटबोर्ड को उठाता है और उसके जरिए पास में रखा हुआ टेबल तक जाने की कोशिश करने लगता है। वो बड़ी ही आराम से उस पर चलने लगता है, लेकिन जैसे ही टेबल तक पहुंचता है तो उसकी बोट स्लिप होने लग जाती है और उसके पैर भी स्लिप होने की वजह से वो सैंड के बहुत पास आ जाता है। तभी सैंड के अंदर से कोई चीज निकलकर बाहर आती है और उसके पेट के साथ टच होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जोना बिल्कुल भी घबराए बिना तुरंत टेबल के ऊपर आ जाता है। जहाँ पर एक बैग रखा था उसमें कुछ स्नैक्स थे, उसे उसी बैग में से एक बनाना मिलता है, लेकिन जब वो उसे खाता है तो उसे भी वॉमिटिंग हो जाती है और जब वो अपने पेट को देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे जख्म भरे होते हैं। सभी लोग उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना सबसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी ठीक हूँ, तुम सभी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। उसके जख्म के अंदर से खून आने लगता है। तब उसके दोस्त ये देखकर बहुत उदास हो जाती हैं और वो रोने लग जाती है। तब जोना उसे कहता है कि तुम रो मत, हम सब स्ट्रांग हैं ना। ये कहकर वो वहीं पर लेट जाता है। तभी कार में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि हम सभी के मोबाइल फोन्स कार की डिग्गी में है, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके उसे लेना होगा ताकि हम हेल्प बुला सकें। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे कार की डिग्गी को खोलना पॉसिबल नहीं था। तब एक लड़की कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कार की डिग्गी को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं खुल रही थी। तब वो दूसरी तरफ जाती है। एक दूसरी लड़की उसे कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है ताकि वो कहीं सैंड की तरफ ना गिर जाए, लेकिन फिर भी वो डिग्गी को सही से खोल नहीं पा रही थी। तब जोना की दोस्त उसे एक रॉड पकड़ाते हुए कहती है कि इससे ट्राई करो, और यहाँ पर फाइनली वो लड़की कार की डिग्गी को खोल ही लेती है। लेकिन तभी उन्हें दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी बीच पेट्रोल का सुपरवाइजर था। उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी दौरान जो लड़की डिग्गी खोल रही थी उसकी उंगलियां अचानक से उसी डिग्गी में फंस जाती हैं, क्योंकि डिग्गी दोबारा से बंद हो जाती है। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इधर बाकी सभी लोग उस सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सुपरवाइजर कहने लगता है कि आज की जनरेशन भी ना ड्रग्स लेकर पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करती रहती हैं। लेकिन वे सभी उसे बताते हैं कि हम सब मुश्किल में फंस चुके हैं। तब वो अपनी कार को उनकी तरफ लाता है और कार से उतरने लगता है। तब वे सभी जोर जोर से चिल्लाकर उसे बताने लगते हैं कि प्लीज सैंड पर पैर मत रखना। लेकिन जब वो आदमी बाहर आता है तब ये सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसे कुछ भी नहीं किया हुआ था। सबसे पहले वो जोना के पास आता है और उसके पेट को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था, इसलिए वो अकेला ऐसा नहीं कर पाता। तब वो उनसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में अपनी टीम को बुला लेता हूँ जो तुम लोगों को रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। तब जोना की दोस्त उसे बताने की कोशिश करती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां कार की डिग्गी में फंसी हुई हैं। सुपरवाइजर उसके पास तो जाता है, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त गुस्से में चिल्लाने लगती है। तब सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी गर्म आवाज में क्यों बात कर रही हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब वो उसे बताती है कि क्या आपको नहीं दिख रहा कि हम सब कितनी बड़ी मुश्किल में हैं और हम सैंड पर नहीं आ सकते। पहले ही उसने हमारे 2 दोस्तों को अपने अंदर निगल लिया है। उसकी बात सुनकर सुपरवाइजर कहता है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था क्या? अगर ऐसा है तो मैं कौन सी सैंड पर खड़ा हूँ, तुम सभी तुरंत नीचे आओ। लेकिन जोना के दोस्त नीचे नहीं आते क्योंकि वे जानते थे कि उनकी जान जा सकती है। अब जब वे उसकी बात नहीं मानते तो सुपरवाइजर अपनी गन निकाल लेता है और उसी दौरान उसकी कार की चाबियां नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सभी उससे कहते हैं कि नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो उनकी बात कहाँ सुनने वाला था। जैसे ही वो अपनी चाबी को उठाने के लिए सैंड को छूता है तो सैंड उसके हाथ को भी स्टक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिससे वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो क्रीचर उसका आधा हाथ अपने साथ लेकर जा चुका था और सुपरवाइजर का हाथ कटकर अलग हो जाता है। उसके हाथ से खून ही खून निकलने लगता है और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जोना की दोस्त दूर से ही उस पेपर स्प्रे को उठा लेती है ताकि शायद उसे क्रीचर के खिलाफ यूज किया जा सके। और जहाँ तक सुपरवाइजर की बात थी तो बेचारा उसी सैंड में गिरकर उसके अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो बेवजह मारा जाता है।
अब ऊपर कैबिन में जोना की दोस्त अपने साथी से बात करने लगती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि सुपरवाइजर को इसलिए कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके शूज मजबूत थे और उसके नीचे टावल जैसे फाइबर्स लगे हुए थे। तब वो अपने साथियों से कहती है कि इधर मेरे पास टावल्स को फेंको, हम उन्हें अपने पैरों में बांधेंगे और शायद यहाँ से निकल पाएंगे। जब उसके साथी उसकी तरफ टावल्स फेंकते हैं तो उन्हें कैच करने के चक्कर में वो कैबिन से सीधे नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही सैंड के अंदर से रूट्स जैसी चीजें बाहर निकल कर आती हैं। शायद ये उस क्रीचर के टेंटिकल्स थे। वे उसके पूरे बॉडी से चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। देखते ही देखते उसके साथ भी वही होता है जो उसके बाकी दोस्तों के साथ हुआ था और वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। ये सब देखना उसके दोस्तों के लिए बहुत ही डरावना और दर्दनाक सीन था। ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लग जाती है। तब जोना की दोस्त उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो एक ग्रिल को सीधा करके रखती है और दूसरी ग्रिल को उतारकर कार से टेबल तक एक रास्ता बना देती है। इसके बाद वो कैबिन से जंप करती है और सीधा कार के ऊपर गिरती है। जैसे ही वो कार के अंदर आती है तो गुस्से में ब्लैक हेयर वाली लड़की को जोर से मारते हुए कहती है कि यहाँ आने का प्लान तुम्हारा ही था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके और उसके दोस्तों के साथ इतना खतरनाक हादसा हो जाएगा। खैर, अब ज्यादा बहस करने का टाइम नहीं था। दोनों मिलकर उस लड़की की फिंगर को कार की डिग्गी से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं और आखिरकार वे इसमें कामयाब भी हो जाती हैं। जोना की दोस्त उसके कटे हुए हाथ पर टावल बांध देती है ताकि ब्लीडिंग थोड़ी कम हो सके। दूसरी तरफ वो हेल्दी आदमी जो ड्रम में फंसा हुआ था बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी बुरी तरह स्टक थी, इसलिए उसमें स्वेलिंग भी होने लगती है और उससे खून भी निकलने लगता है। जब उसका खून नीचे सैंड में गिरता है तो सैंड के अंदर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। शायद क्रीचर को पता चल गया था कि यहाँ एक और इंसान मौजूद है और वो उस पर भी हमला कर सकता है। दूसरी तरफ वे तीनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर कार से टेबल तक एक रास्ता बना लेती हैं और ब्लैक हेयर वाली लड़की धीरे धीरे जोना की तरफ बढ़ने लगती है। अब वो लड़की जिसकी फिंगर डिग्गी में फंस गई थी, जोना की दोस्त से कहती है कि अब तुम्हारी बारी आगे बढ़ने की, क्योंकि मेरे हाथ से खून निकल रहा है और अगर ये सैंड पर गिर गया तो वो क्रीचर हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए उसकी बात मानकर जोना की दोस्त भी धीरे धीरे ग्रिल्स के ऊपर चलकर जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद कट फिंगर वाली लड़की भी उसी ग्रिल के ऊपर चलने लगती है, लेकिन आखिर में पहुंचते पहुंचते उसके कटे हुए हाथ से खून की एक ड्रॉप नीचे सैंड पर गिर जाती है। जैसे ही ब्लड सैंड को टच करता है, क्रीचर थोड़ा सा बाहर आता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो ग्रिल से फिसलकर सीधे सैंड में गिर जाती है और सैंड उसे पूरी तरह अपने अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जो ड्रम में फंसा हुआ था। उसके ड्रम से बहुत सारा खून बह रहा था। जैसे ही वो खून सैंड में जाता है तो सारे टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ड्रम पर चढ़ने लगते हैं। इसी दौरान ब्लैक हेयर वाली लड़की अपने पैरों में कपड़ा बांधकर सैंड के ऊपर चलने लगती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। वो धीरे धीरे सुपरवाइजर की कार के ऊपर पहुंच जाती है। ये देखकर ड्रम वाला आदमी भी खुश हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि टेंटिकल्स के टेंटिकल्स ने उसके ड्रम को नीचे से कमजोर कर दिया था। अचानक से टेंटिकल्स बड़े होकर उसके पूरे बॉडी को पकड़ लेते हैं और उसे सैंड के अंदर खींच लेते हैं। इस तरह वो भी अपनी जान खो देता है। अब क्रीचर इतने लोगों को खाकर काफी बड़ा हो चुका था और वो सुपरवाइजर की कार तक पहुंच जाता है और कार को हिलाने लगता है। कार हिलने की वजह से लड़की गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर जोना की दोस्त अकेली बच गई थी क्योंकि बाकी सभी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जोना पहले से ही घायल था और ब्लैक हेयर वाली लड़की बेहोश थी। ये सब देखकर वो बहुत घबरा जाती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। आधी रात के बाद ब्लैक हेयर वाली लड़की को होश आता है। अब वो जोना और उसकी दोस्त दोनों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वे लोग कार की तरफ बढ़ते हैं तभी अचानक से क्रीचर का बड़ा टेंटिकल आकर कार का डोर बंद कर देता है। हैरान करने वाली बात ये थी कि क्रीचर के टेंटिकल्स ग्लो कर रहे थे और उनमें से ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त हार नहीं मानती। वो तुरंत कार के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं उसे एक गैस कैन दिखाई देता है। तभी क्रीचर उस गैस कैन को भी पकड़ लेता है। ये देखकर वो जल्दी से दूसरी गैस कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन कार के चारों तरफ फैलाने लगती है। थोड़ा सा गैसोलीन क्रीचर के ऊपर भी गिर जाता है। उसके बाद वो उसमें आग लगा देती है। आग लगते ही क्रीचर के टेंटिकल्स भी जलने लगते हैं और वो दर्द से तड़पने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर जोना की दोस्त कार के अंदर चली जाती है और डोर बंद कर लेती है। क्रीचर डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आग की वजह से उसकी ताकत कम होने लगती है
और कुछ ही देर में वो वापस सैंड के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर तीनों बहुत डर चुके थे। थक जाने की वजह से वे उसी कार में सो जाते हैं। सुबह होने पर उनकी कार के शीशे पर कोई नॉक करता है। वो एक पुलिस ऑफिसर था। जब जोना की दोस्त कार से बाहर निकलती है और जमीन पर पैर रखती है तो इस बार उसका पैर सैंड में नहीं फंसता। ब्लैक हेयर वाली लड़की भी कार से बाहर आ जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि लगता था कि कल रात जलने की वजह से क्रीचर मर गया। लेकिन उसी समय उन्हें पता चलता है कि जोना अपने जख्मों की वजह से मर चुका है और ये बहुत ही दुखद मोमेंट था। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में एक बहुत शॉकिंग बात पता चलती है। वो क्रीचर मरा नहीं था बल्कि समुद्र में कहीं आज़ाद घूम रहा था और अब वो धीरे धीरे मेन सिटी की तरफ बढ़ रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।